चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Let's begin. This is probably going to be the second last class because I'm expecting there will be one more lengthy class जिसमें तुम लोग बहुत सारे पास्ट पेपर सॉल्व करके लेकर आओगे, और जो अगला अपकमिंग में टेस्ट लेने वाला हूँ डेटाबेस का, जिसके लिए तुम्हें प्रिपरेशन करनी होगी, तो उसके लिए तुम तब टेस्ट के चक्कर में जब पढ़ोगे तो कुछ क्वेश्चंस रेज होंगे, तो उनको आंसर करने के लिए भी मुझे एक और डेडिकेटेड क्लास चाहिए होगी. So I'm gonna start with the database के past paper questions from the beginning, keeping in mind कि हमें आज theory को cover करना है. So we are starting our database के past paper questions right from here. ठीक है? आप सबके पास ये वाली PDF भी मौजूद होगी, और कुछ के पास इसकी हार्ड कॉपी भी मौजूद होगी. इन एनी केस मैं आप लोगों को रेफरेंस के तौर पे नीचे इसके पास पेपर्स बताता चला जाऊंगा. चलें जी, सबसे पहले हमारे पास यासूब फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर इंशाल्लाह, और क्लास के अलावा वाला टाइम होगा. ठीक है, मतलब क्लास के अलावा, ताकि हमारी क्लास जो है वो ज़ाया ना जाए. चलें जी, हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन. आई थिंक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम एवरीबडी इज गुड इन दिस. ठीक है, और वी आर ऑल्सो गुड इन दिस एज वेल. अच्छा, मुझे एक फील आ रही है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, क्योंकि हमने गुड नोट्स ओपन करके नहीं देखा, कि मैंने फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन करवा दी है, सेकंड और थर्ड नहीं करवाई. एनी केस, लेट्स गेट डन विद द पास्ट पेपर. देन जैसे कि मैंने ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ था कि डेटाबेस की हमारे पास 2 क्लासेस अभी बाकी हैं, उसको भी हम देखते हैं. फुल फोकस, ऑल अटेंशन ऑन द पास्ट पेपर्स नाउ. जो आपने चैप्टर 148 वाली पास्ट पेपर की बुकलेट खोली हुई है, उसको देखो. एक एक क्वेश्चन को मेरे साथ चबा चबा के सॉल्व करो. तो बेटा, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, यू पीपल आर गुड इन दिस. ठीक है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होता है मेरे साथ शेयर कीजिएगा. हाउ टू फाइंड आउट प्राइमरी या फॉरेन कीज, यू पीपल हैव डन दिस. क्योंकि अगर आप ईआर डायग्राम को कर सकते हो, तो इसका मतलब आप इनको भी कर सकते हो. नाउ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर ए न्यू चैलेंज. सो explain why the holiday database is not in the third normal form. जिसकी वजह से मैंने कहा था कि मुझे नॉर्मलाइजेशन को थोड़ा सा डिस्कस करना है. मुझे इतना याद है कि मैंने आप लोगों को डेफिनेशंस लिखवा दी थी. सो आई एम गोना गो टू पेपर 3 की हमारी बुकलेट. ठीक है, नॉर्मलाइजेशन को डिस्कस कर लेते हैं. और माय बैड, दिस इज A2, दिस इज AS. दोनों कलरफुल बुकलेट्स हैं. या third normal form. So we have the definition for now at this moment. If you guys can look at it, कि third normal form क्या कहती है कि जी no non-key attributes, ठीक है, must depend on each other, and there shall be no key dependency. Now, again, we're covering the theory part. This is the very first page question that you have on your past paper booklet. नॉर्मलाइजेशन से रेलेवेंट. यू ऑल्सो नो कि इसकी डेफिनेशन क्या है. क्या किसी को समझ में आ रहा है कि ये क्या है? कैन एनीबडी टेल? इफ एनीबडी कैन रिकॉल के जब हमने नॉर्मलाइजेशन को लास्ट क्लास में पढ़ना शुरू किया था, तो नॉर्मलाइजेशन का पर्पस क्या था? मशल, अतीब, यासूब, हमना आई थिंक लास्ट क्लास में नहीं थी. अतीब, मशल, यासूब, इफ यू गाइस रिमेंबर कि जब हमने नॉर्मलाइजेशन को पढ़ना शुरू किया था तो उसका पर्पस क्या था? एनीवन? भाई देखो, मुझे रिस्पॉन्ड चाहिए. रिस्पॉन्स आएगा तो फिर पढ़ने का मजा आएगा. So to make sure database runs smoothly. Yes. Searching, And updating, queries. creating, deleting queries work accordingly. Queries work. Yes. तो जो हम इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस बनाते हैं, वो ऑरेकल पे बनाए, एससी पे बनाए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के ऊपर बनाए, जैसे कि दराज है, OLX है, अमेजोन एंड द लिस्ट गोज ऑन. किसी स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का डेटाबेस बना रहे हो जो कि कंप्यूटर पे चलेगा, आप कोई GR नंबर लिखोगे और बच्चे का रिकॉर्ड सामने आ जाएगा, वगैरह वगैरह. या किसी नए स्टूडेंट का डेटा ऐड कर रहे होगे, नए पेशेंट के डेटा को ऐड कर रहे होगे, तो ये उस डेटाबेस के अंदर स्मूथली चलेगा जो कि नॉर्मलाइज होगा. तो नॉर्मलाइज के लिए JF Cord वाज द साइंटिस्ट who
वेबसाइट को कोई अटेम्प्ट कर रहा है दोबारा से हैक करने की, चलें जी इसको मेरे साथ ही थोड़ा सा देखें, इसको मैं रिकवर करने की कोशिश किस तरह से करता हूँ। WP लॉगिन, ऑफ कोर्स आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स नहीं मिलेंगे, लेकिन यू गाइस विल गोइंग टू नो। इस वेबसाइट को मैंने खुद बनाया है, ये वेबसाइट मेरे दिल के बहुत करीब है। पेजेस, ऑल पेजेस, प्रॉबली होम पेज के ऊपर ही अटेम्प्ट हुई होगी। लेट मी गो टू द होम पेज। होम पेज, ये जो 56 कमेंट्स आ रहे हैं ना, ये जो कमेंट्स कर रहे हैं लोग, आई एम गोना शो दिस कमेंट्स टू यू पीपल। लुक, you know these comments, इसमें somebody somehow sometimes insert a SQL injection जिससे मेरी वेबसाइट हैक हो जाती है। spamming messages, it's someone from India probably is sending me a message, if you guys can see that। खैर, हमें पास्ट पेपर्स भी कवर करना है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, रिविजन्स के अंदर जाते हैं। रिविजन्स के अंदर आई कैन सी दैट कि somebody have added this data। अच्छा जी, रिस्टोर करते हैं इसको। दिस इज डन 1 day ago, 6 days ago, restored to this revision 12 October। So I'm trying to restore, going to update this। ये सारा जो कोड आप देख रहे हैं इसके अंदर मेरी भी मेहनत शामिल है, इवन तो मैंने टेम्पलेट परचेज किया था उसके ऊपर, लेकिन खुद भी काम किया था। So you're saying behind the scenes, let me try to refresh the website now, bandisha.com, and you guys can see that everything is back, alhamdulillah, thanks to Almighty। It's not me, it's the Almighty, it's support, His knowledge that is given to me। So things are back। ये वेबसाइट आप लोगों के लिए प्रीशियस है, इसलिए एक काम करो यार, क्योंकि भाई रिसेंटली मैं जो भी मेरा इस वक्त दुश्मन हुआ है वो इंडियन है या कोई पाकिस्तानी इंडियन है, आप ये जितने A2 के AS के नोट्स होंगे ना, इनको डाउनलोड करके अपने फोल्डर में सेव कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई एम गोना ओपन दिस डेटा मॉडलिंग के नोट्स। नोट्स अच्छे हैं। एक ज़हीन बच्चा है कॉलेज में, वो काफ़ी तारीफ कर रहा था, वो कह रहा था सर इसके ऊपर पैसे लगाए ना, इतने सारे बच्चे आपको तो पता ही नहीं है, आपके नोट्स यूज़ करते हैं और टीचर्स भी, तो आपने सारे के सारे फ्री रखे हुए हैं। मैंने कहा नहीं भाई, आई कांट डू दैट, कुछ चीज़ें फ्री होनी चाहिए फॉर द सोसाइटी, फॉर द पीपल, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। तो बेटा बात हो रही थी नॉर्मलाइजेशन की, और मैं आपको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पढ़ा चुका हूँ। हम ना, अगर ये तुम्हारी पहली क्लास और ये मेरे जो ज़हीन बच्चे हैं उनकी भी थोड़ी सी क्विक रिवीजन हो जाएगी। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ये कहती है कि जब भी आप डेटाबेस बनाने के लिए जाते हो, ऑन द बोर्ड आप जब खड़े होते हैं, ऑन द पेपर जब आप डिसाइड कर रहे होते हैं कि किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, शोरूम, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए आप डेटाबेस बना रहे हैं, तो उसके लिए आप टेबल्स कितने बनाएंगे। जब टेबल्स बनाएंगे डेटाबेस के लिए, तो टेबल के नाम क्या होंगे, टेबल के अंदर एट्रीब्यूट के नेम्स क्या होंगे, किस तरह का डेटा उसमें एंटर होगा। तो ये सब ऐसा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स आप सोच रहे होते हो, आप इसको पहले डिजाइन करते हो। तो हमने ये कहा था कि जब आप डेटाबेस बना रहे होंगे, तो सबसे पहले आप जब कुछ टेबल्स को सोच चुके होंगे, उनके एट्रीब्यूट्स के नेम को सोच चुके होंगे, तो आप ये कहेंगे कि अच्छा आपके डेटाबेस के अंदर जो टेबल है, हर टेबल के अंदर प्राइमरी की होनी चाहिए, जरूरी है। प्राइमरी की नहीं होगी तो डेटाबेस रन नहीं हो सकता, आप डेटा सर्च नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरी बात यार, डेटाबेस के हर टेबल के अंदर आप का जो कोई भी एट्रीब्यूट है, उसका एट्रीब्यूट किसको कहते हैं? कॉलम्स को कहता है, ठीक है। ये जो आपको कॉलम के नेम्स नजर आ रहा है, किसी भी टेबल के अंदर कोई भी कॉलम का नाम रिपीट नहीं होगा। वो हमने एग्जांपल के तौर पे देखा था, जैसे यहाँ पे इस जगह पे कलर 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 रिपीट हो गया था, ठीक है। पिछली रिकॉर्डिंग के अंदर भी वो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप। और इसके अलावा प्राइमरी की हम जब भी बनाते हैं तो अंडरलाइन करता है, तो इस टेबल में कोई भी एट्रीब्यूट का नेम अंडरलाइन नहीं था, तो हमने कहा था प्राइमरी की नहीं है। प्राइमरी की होनी चाहिए, एट्रीब्यूट्स के नेम रिपीट नहीं होने चाहिए, और तीसरा आपका डेटा एटॉमिक होना चाहिए, जिसका मतलब एटॉमिसिटी अलग चीज है, जब वो आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। डेटा रिकॉर्ड में रिपीट नहीं होना चाहिए। किस तरह से? जैसे हमने यहाँ पे प्रॉब्लम देखा था कि यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, यहाँ पे सर नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे फिर फुल नेम लिखा हुआ है, तो हमने कहा था भी ऐसा नहीं चलेगा। आपने एक ही रिकॉर्ड में एक बंदे का पहला नाम भी ले लिया, दूसरा नाम भी ले लिया, फिर पूरा नाम भी ले लिया, तो क्या फायदा?
अब या तो पूरा नाम ले लें, उसको जहां जरूरत पड़ेगी टुकड़े कर लीजिएगा, या फिर आप पोर्शंस के अंदर नाम ले लें, जहां जरूरत पड़ेगी जोड़ लीजिएगा। तो ये डेटा रिकॉर्ड के अंदर रिपीट नहीं होना चाहिए। ये तीनों रूल्स, डेटा की टॉमिसिटी चौथा बनता है, लेकिन ये मेजर 3 रूल्स ये आपके फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहलाता है। डेटाबेस डिजाइन करते हुए ये 3 रूल्स फॉलो कर लिए तो आपका डेटा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कहलाएगा। ठीक है, अब जब आपका डेटा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ गया तो जो अगला स्टेप है वो कहता है कि अब क्या आपका डेटा जो है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। ठीक है, जिसके लिए मैं अक्सर कहता हूं कि भाई अब जो है वो बच्चों की मंगनी हो गई, अब इनकी करनी है शादी। तो मतलब लेट्स सपोज द ट्रेडिशनल वेज गोस कि भाई शादी करने से पहले मंगनी करना जरूरी है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हो गई, अब हम जा रहे हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म की तरफ। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म हमें ये कहता है, पहले जरा डेफिनेशन के ऊपर ध्यान दीजिएगा, जरा उसको गौर से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह करे डेफिनेशन से तुम लोगों को समझ में आ जाए कि करना क्या है। चलें जी, पढ़े इसको, सेकंड नॉर्मल फॉर्म को पढ़े। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अचीव हो गई, टेबल्स हमारे जो थे वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ गए। अब हमें चेक करना है कि क्या ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर भी है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है, इसका मतलब बताओ जो लिखा हुआ है, कौन बताएगा मुझे? Sir, what are key attributes? Can you just once? की एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? इफ वी गो एंड हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन, मैं इसको उठाकर तुम्हारी नोटबुक की ज़ीनत भी बना देता हूँ, क्योंकि नोटबुक आपके बड़े काम आती है। तो I'm gonna put it down here. चलें जी, ये हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए इस टेबल को स्टडी कर रहे हैं, और इस टेबल को मैं पहले ही कह देता हूँ कि दिस टेबल इज नॉट इन द सेकंड नॉर्मल फॉर्म। दिस टेबल बिलो, क्यों? इसमें मुझे कोई बता सकता है कि इस टेबल के अंदर की एट्रीब्यूट्स कौन से हैं? अतीब। Venue, artist, and date. Venue, artist and date, all of these 3 columns are key attributes because they are underlined. तो basically composite primary key है। अच्छा, अब डेफिनेशन को भी साथ साथ पढ़ते चले जाओ। Venue, artist, and date. So basically, the rest of them should not depend on venue, artist, and date. What does this mean? Sir, but here, city does depend on venue, no? हाँ, अटेंडेंस, प्रॉफिट, सिटी, नंबर ऑफ इट, स्टाइल, ये सारी चीजें नॉन की एट्रीब्यूट्स हो गए। वो एट्रीब्यूट्स हो गए जो कोई की नहीं है। Yeah, so Because- there, these attributes are depending on the key attributes. चलो मैं हिंट दे रहा हूँ थोड़ा सा, देखो अटेंडेंस फुली डिपेंडेंट है इसके ऊपर, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ये वो कह रहा है कि जितने एट्रीब्यूट्स की नहीं है ना, उनको फुली डिपेंड होना है की एट्रीब्यूट्स के ऊपर। मतलब ये कि अटेंडेंस किस डेट में, किस तारीख में कितने लोग आए, और अटेंडेंस किस आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस में कितने लोग आए, गर्ल्स अलाउड, ठीक है, बीटीएस जो भी है, किस वेन्यू पे है जहाँ पे वो कंसर्ट हो रहा था कितने लोग आए। तो अटेंडेंस फुली डिपेंडेंट हो गया तीनों के ऊपर। यू कैन जस्ट थियोरेटिकली से दैट। प्रॉफिट, किस डेट पे कितना प्रॉफिट हुआ, किस आर्टिस्ट को कितना प्रॉफिट हुआ, किस वेन्यू पे प्रॉफिट हुआ, इट्स डिपेंडेंट। सिटी तो बेचारा है ही डिपेंडेंट ना, कि किस डेट पे उस सिटी के अंदर परफॉर्मेंस हुई, आर्टिस्ट उस सिटी में कब आया, कौन सा वाला, और वेन्यू किस सिटी के अंदर है। ठीक है, अगर आपने नेशनल स्टेडियम के अंदर आतिफ असलम ने परफॉर्म किया तो कराची के अंदर है, आतिफ असलम के कंसर्ट में कितने लोग आए और आतिफ असलम को प्रॉफिट कितना हुआ, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें डिपेंडेंट है। नंबर ऑफ हिट्स उसने कितनी परफॉर्म की उस कंसर्ट के अंदर, उसने अपने 5 जो हिट गाने थे ना वो उसने सिंग किए, कुछ अपने नए वाले भी गा दिए प्रमोशन के लिए, कोई नई फिल्म आने वाली थी उसका गाना भी बीच में चला दिया, हिट नहीं था। तो 5 नंबर ऑफ हिट्स उन्होंने प्ले की इस परफॉर्मेंस में जो कि इस डेट पे हुई,
इस जगह पे हुई वगैरह वगैरह। स्टाइल, गर्ल बैंड, इस डेट को गर्ल बैंड ने परफॉर्म किया। ये जो गर्ल बैंड है, गर्ल्स अलाउड जो कि आर्टिस्ट हैं, वो एक गर्ल बैंड है, और विम्बले स्टेडियम के अंदर गर्ल बैंड ही परफॉर्म कर सकती हैं। बीटीएस बॉय बैंड है ना यार, गर्ल बैंड है, बॉयज बैंड है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो बीटीएस क्या विम्बले में परफॉर्म नहीं कर सकता, या जो है वो शॉन मेंडेस नहीं कर सकता, आतिफ असलम नहीं कर सकता, वो क्या नाम है वो जो लड़के हैं कराची के यार, यंगस्टर्स, क्या वो परफॉर्म नहीं कर सकते, सिर्फ लड़कियां? तो बेटा देखो, स्टाइल जो है ना वो फुली डिपेंडेंट नहीं हो रहा तीनों की एट्रीब्यूट्स के ऊपर। वेन्यू पे आप ये नहीं कह सकते जो गर्ल बैंड है दैट इज फिक्स्ड विद द आर्टिस्ट, कि जो आर्टिस्ट है वो गर्ल बैंड है, बॉय बैंड है, वो फीमेल सोलोइस्ट है, आतिफ असलम की तरह मेल सोलोइस्ट है, वगैरह वगैरह। कैन यू गेट इट? So, because style is not fully dependent on the key attributes, that's why this table is not in the second normal form. अगर समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बताओ। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? The attribute style is not fully dependent on the key attributes. चले जी, ये आपकी सेकंड नॉर्मल फॉर्म हो गई। अब हम बात करते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म की, ठीक है? हम यहाँ पे कैरो भी लगा देते हैं। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अच्छा, इसका Sir, देखो हल क्या है? Vandesha, अगर आप जी, sir, no partial key dependency was what? If you can just once repeat, sorry. हाँ देखो, No partial key dependency. हाँ, नो पार्शियल की डिपेंडेंसी का मतलब भी ये है कि अभी पार्शियली डिपेंड नहीं होना, आपने फुली डिपेंड होना है। उस टेबल के अंदर जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, दे हैव टू बी फुली डिपेंड ऑन द की एट्रीब्यूट्स। ये पार्शियली डिपेंडेंसी नहीं चलेगी, मतलब स्टाइल डिपेंड कर रहा है मे बी आर्टिस्ट के ऊपर, लेकिन स्टाइल डिपेंड नहीं कर रहा वेन्यू के ऊपर, तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी हो गई। ओके, अच्छा, सेकंड ऑफ फॉर्म करने का तरीका क्या होता है कि अगर आपका टेबल इस फॉर्म के अंदर हो कि वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म अचीव नहीं कर रहा, तो उसका हल ये होता है कि टेबल के टुकड़े कर दो, ब्रेक इट डाउन इनटू पीसेस। आपने कंसर्ट के टेबल में से स्टाइल को निकाल लिया, स्टाइल को एक अलग आईडी देके उसको आपने एक अलग टेबल बना दिया, सही है? तो दिस इज हाउ यू कैन अचीव सेकंड नॉर्मल फॉर्म, यू लाइक डिवाइड इनटू मोर टेबल्स। जरूरी है डेटाबेस के लिए, अगर आप पार्शियल डिपेंडेंसी रखेंगे तो हो सकता है कि जब आप क्यूरी अप्लाई करें तो जिस चीज को आप रेफर करके निकाल के दिखाना चाह रहे हैं उसको आप सिलेक्ट ना कर सकें, उसको अपडेट ना कर सकें, उसको आप क्रिएट तो खैर आप कर ही लोगे, क्रिएट गलत भी हो सकता है, आप उसको डिलीट ना कर सको, ठीक है, वगैरह वगैरह, इंसर्ट ना कर सको। तो ये जो सारी क्यूरीज हम अप्लाई करते हैं। बेटा अगला जो स्टेप है थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए, उसके लिए मैं इस पिक्चर को उठा लेता हूँ, और ये वही यहाँ पर भी कंसर्ट ही हो रहा है, ठीक है, ये सारे कंसर्ट पर के बाद होने चाहिए। और ये वाला टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, याद रखिएगा कि फर्स्ट और सेकंड नॉर्मल फॉर्म को अचीव कर चुका है ये टेबल। थर्ड नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन के अंदर भी जब वो 3 नंबर की आ जाती है तो उसमें बच्चा पूछता है सर आपने तो एक लाइन लिखवाई थी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, तो मैं कहता हूँ बेटा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तब आएगा जब उसमें प्राइमरी की होगी, जब उसमें एट्रीब्यूट के नेम रिपीट नहीं होंगे, जब उसमें पार्शियल की डिपेंडेंसी नहीं होगी, तो फिर हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म की बात करेंगे कि भाई उसके अंदर नॉन की एट्रीब्यूट्स भी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे। थर्ड नॉर्मल फॉर्म का मतलब ये है कि आपने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म सेकंड नॉर्मल फॉर्म के भी एक एक दो स्टेप्स बताने हैं, फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म पे आना। This table is not in the third normal form. Why? Just read the definition. Non-key
नॉन कीज को, जो नॉन कीज है ना, की को देखना ही नहीं है, जो नॉन कीज है उनको एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होना। तो क्या मतलब, दिस टेबल इज नॉट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। कोई मुझे बता सकता है कि कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि की नहीं है और वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? आसान से, अगर थोड़ा गौर से देखोगे तो बता सकते हो मुझे। यासूब बता सकता है मुझे, हमना तुम बता सकती हो, अतीब तो बता ही देगा मुझे, बता। मशल जो है वो भी बता देगी। यासूब सिटी कैसे, सिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सिटी कंट्री, नाइस पीपल, यू पीपल हैव डन अ ग्रेट, जबरदस्त। देखो भाई, जो नॉन की यहाँ Isn't it, इसके अंदर, यस 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 यस, मशल, isn't आई एम it हियरिंग यू। profit? Because profit is not dependent on anyone, right? नहीं, देखो, हमें थर्ड नॉर्मल फॉर्म में उन एट्रीब्यूट्स को ढूंढना है जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। Yeah, तो सिटी और कंट्री sorry. बिल्कुल, बिल्कुल सिटी और कंट्री प्योरली एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि लंदन जो है वो यूके में है, कराची में लंदन नहीं हो सकता, ठीक है? न्यूयॉर्क, जैसे वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर पेरिस है, वो कहते हैं लाहौर भी एक कराची का पेरिस है, वो खैर वो बातें होती हैं, ठीक है? तो तो लंदन यूके में, ये पाकिस्तान में नहीं हो सकता, या कराची, अगर कराची यूके में होता तो शायद अच्छा होता। थोड़ी सियासी बात होने के लिए जा रही है, अगर हम आज से 78 ईयर्स पहले आज़ाद ना होते तो शायद यहाँ की रोडों के हालात अच्छे होते हैं। खैर, दैट्स अनदर पर्सपेक्टिव। एनी केस, तो भाई ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्यों नहीं है कि सिटी और कंट्री एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है? आप में से कोई ऐसा बच्चा जो कि कराची से ना हो? तुम सारे कराची वाले हो ना, मेरे पेन को, मेरे अल्फाज के अंदर छुपे पेन को समझ लिया होगा। हमने चौधरी, यू आर आउटसाइड, you people are outside Karachi. Hamna is from Karachi, right? Yasub is from Karachi. Hamna is from Lahore. Actually, you're from Paris, girl. I've been to Lahore a number of times, and I can't tell you because आज से 15 साल पहले भी मैं जाता था जब छोटा सा होता था, और मैं अब भी जाता हूँ। तो जो ड्रास्टिक चेंज है ना, वो, like there were times in my childhood when Karachi was really awesome, and Lahore was just like rich in culture and a lot, but infrastructure was like struggling a lot. But in that time, in my, from childhood to youth, I've seen that drastic change, which is crazy. So you're lucky, Amna. हम आएंगे तुम्हारे पास लाहौर में, सारे इंशाल्लाह चक्कर लगाएंगे। This table not in third normal form because city and country. Country depend on each other. Each other. ठीक है, अतीब, मशल, हमना एंड यासूब। तो बेटा, अब आप मुझे, जो जिस जगह से हम शुरू हुए थे, कि एक्सप्लेन व्हाई द हॉलिडे डेटाबेस इज नॉट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, दे हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। वो कह रहा है एक्सप्लेन करो व्हाई, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप खामोशी से अच्छे बच्चों की तरह ये वाली डेफिनेशन चिपका देंगे। कौन सी वाली? ये वाली। बिकॉज द non-key attributes in the table holiday depends on each other. Okay? That's why the holiday table is not in the third normal form. No non-key dependency is required, so you can just simply put down these keywords and you're going to get the full marks. वैसे भी ये specimen past paper question है, आप समझते थे? specimen वो एक अंदाजे के लिए आपको दिया हुआ होता है, वो पास पेपर का क्वेश्चन नहीं होता। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के क्वेश्चंस आते हैं, आप उसको इसी तरह से डेफिनेशन को पुट डाउन कर दोगे। याद रखिएगा, थर्ड नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन 3 नंबर का भी आ सकता है, तो वहां पे आप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन भी लिखोगे। चलें जी, लेट्स मूव ऑन टू द मोर थ्योरी वाले क्वेश्चन। दिस इज SSL, SQL, दिस इज आल्सो SQL,
All right, I can see something here which is relevant to pure theory. This is May June 21, paper 1, variant 1. So have a close look. क्वेश्चन नंबर 7. बेटा इस क्वेश्चन को पढ़ें और मुझे अंदाजा लगा के बताने की कोशिश करें कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है. So if you guys can have a look and tell के what's wrong. क्वेश्चन को पढ़े पहले बताएं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका. Sir, इसमें हमें लिखना है how relational database is better than file-based approach. Or ये- why file-based approach is not better than relational database. अच्छा, पहले मुझे ये बताओ कि फाइल बेस अप्रोच होती क्या. अगर आपको याद हो, मैंने ये हमने पढ़ा है शुरू में, बिल्कुल स्टार्टिंग की क्लासेस के अंदर. फ्लैट फाइल डेटाबेस होता था जिसमें आपका डेटा एक लॉन्ग टेक्स्ट फाइल के अंदर स्टोर होता था. सही है. और रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है कि उसमें मल्टीपल टेबल्स होते हैं और टेबल्स आपस में रिलेटेड होते हैं, लाइक they are connected with one another with the relationships one to many. और जो उसके की फीचर्स हैं कि रिलेशनल डेटाबेस के अंदर आप क्यूरीज अप्लाई कर सकते हो, क्यूरीज अप्लाई करके डेटा को सर्च कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो. ये सारी चीज़ें आपकी फ्लैट फाइल डेटाबेस के अंदर अवेलेबल नहीं होती हैं क्योंकि उसमें डेटाबेस एक लॉन्ग टेक्स्ट फाइल के अंदर स्टोर होता है. बस वो हमने पूरी पिक्चर बना के यहाँ पे अपने नोट्स में देखी थी पीछे. इफ आई कैन क्विकली गो पीछे मैं आपको दिखा सकता हूँ. रिलेशनल प्राइमरी की, चलिए थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था. ये देखो, यू गाइस कैन सी इट ऑन द स्क्रीन, राइट. फ्लैट फाइल इस तरह की दिखती है. फ्लैट फाइल डेटाबेस में सिर्फ एक टेबल होता है, ठीक है. उसी टेबल को आपको एक्सपैंड करना पड़ता है. रिलेशनल डेटाबेस में आपके पास मोर देन वन टेबल्स होता है, ठीक है. यू हैव मोर देन वन टेबल्स, दे आर इंटरलिंक्ड विद वन अनदर, जस्ट लाइक जो हम अभी पढ़ रहे हैं प्राइमरी फॉरेन कीज के थ्रू, जिसमें ईआर डायग्राम बन रही होती है. 3 टेबल है आपस में जुड़े हुए हैं, 4 टेबल है आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है. गेट द पॉइंट. अब मुझे थोड़ा सा बताओ कि आप इसको किस तरह से लिख सकते हो. इस क्वेश्चन को यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं. याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर पूरे नंबर लेना इज अ चैलेंज. 3 मार्क्स लेने हैं आपको. सो मिस्टर बॉबी एंड किम आर डिस्कसिंग डेटाबेस. जी किम एंड बॉबी, बताइए मुझे क्या होगा. एक्सप्लेन व्हाई बॉबी इज इनकरेक्ट. बॉबी कहता है कि जी फ्लैट फाइल जो फाइल बेस्ड अप्रोच है ना, बहुत अच्छी है. उसमें वो स्पेस कम लेती है. वो देखो भाई, मतलब ये बेनिफिट आपको पहले बता रहा हूँ. इट टेक्स वेरी लेस स्पेस. यू कैन ऑल्सो ओपन इट नोटपैड, you can send it over the email, you can archive the data, you can save the data for longer time period. तो बड़ा आसान है. तो why using relational database? इतने सारे टेबल्स बनाओ, प्राइमरी फॉरेन कीज पढ़ो, उसको बनाना आजाब, मेंटेन करना आजाब. तो क्या हो गया, दराज वराज ये जो OLX है ये सारे यूज करता है. तो why बॉबी इज इनकरेक्ट. तो उसको डिफेंड के अंदर आप क्या बोलोगे कि आप इसके अंदर ये चीज कह सकते हो, कुछ कीवर्ड्स आप ऐड कर सकते हो. एक मुझे कीवर्ड बहुत अच्छा लगता है, उसको हम कहते हैं कि भाई डेटा रेडंडेंसी. ठीक है, डेटा रेडंडेंसी. ये मुझे बता सकते हैं. लेट मी जस्ट पुट डाउन द स्पेलिंग्स वंस अगेन. टुडे माय राइटिंग इज नॉट वेरी गुड. Can anybody tell what data, just the key English का word redundant होने का क्या मतलब होता है? redundant. भाई अगर कोई चीज अगर आप कहीं पे स्टोर कर रहे हो ना, तो बार बार रिपीट होगी. फ्लैट फाइल के अंदर जब आप कहीं डेटा को सेव करोगे तो डेटाबेस के अंदर आप को कुछ चीज़ों को बार बार रिपीट करना पड़ेगा नंबर ऑफ टाइम्स, क्योंकि उसके अंदर आपके पास एक ही डेटा फ्लैट फाइल के अंदर सेव हो रहा है. लेकिन जब आप टेबल्स बनाओगे ना डिफरेंट डेटा के लिए,
इसमें आपको एक चीज, मैं एक मजे की चीज बताता हूँ रेडिडेंसी को समझाने के लिए। अभी तुम मेरे साथ एक चीज पढ़ रहे थे यहाँ पे थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए, ये वाली चीज सबको नजर आ रही है ना? तो ये एक तरह से हमने डेटा को रिडंडेंसी से बचाया जब हमने सिटी और कंट्री को अलग किया। बेसिकली थर्ड नॉर्मल फॉर्म जीएफ कॉर्ड ने तो बता दिया ना कि यार डेटा एडमिनिस्ट्रेटर अगर बहुत स्मार्ट नहीं भी है तो उसको बस ये देखना है डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स को अलग कर दो। लेकिन बेसिकली वो रिडंडेंट डेटा को जो है वो माइनस कर रहा है, वो खत्म कर रहा है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखो, अगर मैं यहाँ से सिटी कंट्री को इसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं लेके जाता और ये जो गर्ल्स अलाउड है ना, ये पूरा पाकिस्तान का टूर मारती हैं, लेट्स सपोज ये जाती हैं कराची में, लड़काना में, सखर में, नवाबशाह में, मीरपुर खास, मीरपुर माथेलो, रहीम यार खान, सादकाबाद, समझ रहे हो ना? वो मैं अक्सर बाय रोड जाता हूँ तो सारे शहरों के नाम ले रहा हूँ। तो ये बहुत सारे शहरों में जाती हैं। अब ये सिटीज चेंज हो रहे हैं, लेकिन थिंक ऑफ इट कि हमने थर्ड नॉर्मल फॉर्म अचीव नहीं की। इधर कंट्री क्या आ रहा है? पाकिस्तान, 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 वो बार बार रिपीट हुए जा रहा है। तो जब हम उसको सेपरेट कर देंगे तो भाई जो चीज हमें अलग से कभी चाहिए होगी कि जी ये वाला कंट्री है और ये वाला सिटी किस कंट्री में है, जरा बताना कि जी गर्ल्स अलाउड किस सिटी में गई थी, किस कंट्री में गई थी, तो उस टाइम पे क्यूरी के अंदर वो कंट्री सिटी के साथ लगकर आ जाएगा। लेकिन डेटाबेस के अंदर वो 500 दफा या 50 दफा कंट्री रिपीट नहीं होगा। तो अगर वो यूके के टूर पे जाएंगी, वो चाइना के टूर पे जाएंगी, ठीक है, तो वो तो बहुत ज्यादा रिडंडेंट डेटा हो जाएगा। तो फ्लैट फाइल के अंदर हम ये चीज कर नहीं सकते क्योंकि आपके टेबल्स बने हुए नहीं होते। तो कैन यू गैस फील मी दैट इंपॉर्टेंट था? इससे ज्यादा मैं मुश्किल करके नहीं समझा सकता, सही है? चलें जी। Data redundancy is the key. You can always put it down like in your own sentence. The relational database avoids data redundancy, whereas flat file database data is repeated number of times. तो बाकी सेंटेंस आपने खुद बनाना, ठीक है? अच्छा, इसके लिए हम एक और बड़ा अच्छा एक लिख सकते हैं कि नो डाटा, ये हमारे सिलेबस के अंदर अलग से थोड़ा सा है भी, इंटीग्रिटी, ठीक है? डेटा की इंटीग्रिटी नहीं होगी। कैन एनीबडी टेल मी अबाउट दिस कीवर्ड? इनको ना कीवर्ड्स को अलग से पढ़ना भी है। इन्हीं कीवर्ड को जब पढ़ लिख जाओगे, समझा पाओगे, तो पढ़े लिखे कहलाओगे कल को। तो ये कीवर्ड्स भी आपको बताने आने चाहिए। डेटा इंटीग्रिटी क्या होती है? एनीवन? देखो, डेटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि जिस डेटा को आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो, ठीक है, वो डेटा आपका ओरिजिनल हो, खराब ना हो। डेटा की जैसे यार इस बंदे की इंटीग्रिटी अच्छी है, ये बड़ा इंटीग्रेट बंदा है, मतलब ये झूठ नहीं बोलता, यू नो, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। द कंपनी, कॉर्पोरेशन, द इंटीग्रिटी ऑफ दिस कंपनी, कॉर्पोरेशन, पिछले 50 साल से हम आपकी खिदमत के अंदर मसरूफ है, लोग हमारे बारे में जानते हैं, मोहल्ले में जाके किसी से भी पूछ लो, वगैरह वगैरह। तो दैट इज इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी इज के व्हेन डेटा डज नॉट चेंज फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसको सेंटेंस में तुम इस तरह से डाल सकते हो, भी रिकॉर्डिंग में लो, इसको बाद में खुद लिखिएगा ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो। ये मैं स्किल इंटेंशनली छोड़ देता हूँ तुम लोगों के ऊपर, बाकी ये मेरे नोट्स के अंदर लिखी हुई है जैसा। सो डेटा इंटीग्रिटी इज व्हेन डेटा डज नॉट चेंज फ्रॉम कॉपिंग वन प्लेस टू अनदर, व्हेन अपडेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो जब आप डेटाबेस को अपडेट करोगे, डेटा को डेटाबेस में अपडेट करोगे और फ्लैट फाइल में करोगे, तो उसमें क्या होगा, डेटा अगेन आपका कॉपी होना शुरू हो जाएगा, डेटा आपका डुप्लीकेट होना शुरू हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा कुछ कीवर्ड्स लिख देता हूँ तुम्हारी आसानी के लिए। ठीक है, डुप्लीकेट डेटा और कॉपी डेटा। तो इंटीग्रिटी मेक श्योर करती है कि ये चीजें ना हो। इंटीग्रिटी का मतलब ये नहीं कि चीजें होती हैं, इसका मतलब होता है कि ये चीजें ना हो।
ठीक है, याद रखिएगा, तभी इसको मैंने रेड रेड कलर में लिखा। आपके 2 पॉइंट हो गए। तीसरे नंबर के लिए हम क्या लिख सकते हैं? बहुत ही आसान है, ये तो कॉमन सी बात है कि भाई आप जो है ना क्यूरीज नहीं अप्लाई कर सकते। आप कैन नॉट रन बेटा, मैं इतनी डिटेल में क्यों पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें ना इंटर कनेक्टेड है, तो बाकी सारे बहुत सारे टॉपिक भी आपके कवर होना शुरू हो जाएंगे। तो हैव वी मूव पास्ट आवर टाइम? हमारा टाइम क्या था? 4 to 5 था ना? हाँ, ये भी है हमारे पास टाइम, शुक्र। कैन नॉट रन कॉम्प्लेक्स क्यूरीज। मुझे कोई ये बता दे कि क्यूरी क्या होती है, कोई मेरा अच्छा सा बच्चा। डेटाबेस में क्यूरीज क्या होते हैं? एनीवन? अतीब, मशल, हमना, यासूब? Queries, sir, queries? Yes, yes. What queries are? Questions, what we want to know, things we want to know. In database, what queries are? Oh, okay. Sorry. No, I don't know. Select from where, update, create table, alter table. So ये सारी queries है। तो जो queries आप रिलेशनल डेटाबेस में अप्लाई कर सकते हो, फ्लैट फाइल में तो कर ही नहीं सकते ना, ठीक है? तो बेटा ये 3, डेटा रिडंडेंसी, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा रनिंग कॉम्प्लेक्स क्यूरीज, तो ये चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो अपने इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है? तो यू गाइस कैन डू दैट। चलें जी, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, इसके अगले वाले पार्ट को करते हैं। बॉबी हैज अ शॉप। ये तो आसान है यार, ये तुम लोग मुझे करके बता सकते हो। यार एक चीज ना और ऊपर हम लिख लेते हैं, इवन दो कि हमें 3 नंबर मिल गए। फ्लैट फाइल के अंदर ना डेटा सिक्योर नहीं होता, डेटा नॉट सिक्योर। ये सिक्योरिटी भी आपको बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है। चलें जी, let's move to the B part of this question. Bobby has a shop that sells products to customers. His database will be stored, वगैरह वगैरह. If anybody can answer this question, that would be great. कोई बच्चा थोड़ी देर मुझे इसको एक्सप्लेन कर दे, मैं जरा उसको सुन लूं। क्वेश्चन को यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। His database will store data about his customers. मतलब कस्टमर टेबल बनेगा, देयर पेमेंट डिटेल्स यानी कि पेमेंट का टेबल बनेगा, ऑर्डर्स एंड द प्रोडक्ट्स ही सेल, ऑर्डर्स का टेबल बनेगा, प्रोडक्ट्स का टेबल बनेगा। 4 टेबल तो मुझे नजर आ रहा है। कस्टमर्स विल हैव लॉगिन डिटेल्स टू एक्सेस देयर अकाउंट्स। कस्टमर लॉगिन का भी मेरे ख्याल में टेबल बनना चाहिए। The database will update customers' payments and login details without keeping any historical records. Give one example of each of the following relationships from the Bobby database. अब आपको जो है ये बताना है कि ऊपर जितने भी आप टेबल सोच रहे हैं, ये टेबल आपस में कनेक्ट कैसे होंगे। 1 to 1 वाला टेबल कौन सा होगा, 1 to many वाला कौन सा होगा, many to many वाला कौन सा होगा। कस्टमर टेबल हो गया, पेमेंट हो गया, ऑर्डर डिटेल हो गया, और कौन सा वाला हो सकता है? मेरे ख्याल में ये जो लॉगिन डिटेल है ना, ये भी टेबल होना चाहिए। कस्टमर विल हैव लॉगिन डिटेल्स, तो हर कस्टमर की अपनी लॉगिन डिटेल होगी ना, उसको यूजर नेम, उसका पासवर्ड, और वो कब लॉगिन हुआ, जिसको हम टाइम स्टैम्प भी कहते हैं। फेसबुक भी आपको बताता है ना कि जी आपका, या इंस्टाग्राम, या मे बी जी मेल, एनी अकाउंट, कि आपका जो अकाउंट है वो कब कब लॉगिन हुआ। यू कैन सी दैट, तो डेटाबेस उसके पास बन रहा होता है ना तुम्हारा। तो बेटा इन टेबल्स में कौन सा वाला आपको लगता है कि यार अच्छा सबसे आसान 1 to many है। 1 to many कौन सा वाला होगा, थ्योरेटिकली गेस करके बताओ। एक कस्टमर बहुत सारी पेमेंट्स कर सकता है, ऑब्वियसली एक कस्टमर डिफरेंट टाइम्स में बहुत सारी पेमेंट कर सकता है ना, तो कस्टमर और पेमेंट
जो कस्टमर है वो बहुत सारे ऑर्डर्स कर सकता है, तो हम कस्टमर, लेट मी चूज अ करेक्ट कलर, कस्टमर टू ऑर्डर। तो टू ऑर्डर का मतलब कि एक कस्टमर एक से ज्यादा ऑर्डर कर सकता है। मैनी टू मैनी किसमें होगा? आई थिंक मैनी टू मैनी होगा ऑर्डर्स और प्रोडक्ट्स का, So क्योंकि products and orders. क्यों कि एक प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज पैंटीन की बॉटल, पता नहीं यार मेरे बाल भी नहीं है फिर भी मुझे शैम्पू क्यों इतना प्रोडक्ट्स में याद आता है। मे बी दैट्स द माय डीप डाउन इनसिक्योरिटी दैट स्पीक्स आउट, आई डोंट नो। एनी केस दैट्स फॉर द जोक। यार अगर लेट्स सपोज एक पैंटीन की बोतल है तो उसके बहुत सारे ऑर्डर्स हो सकते हैं, मतलब वो प्रोडक्ट है ना, और वो बहुत सारे लोग उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, और कोई एक जो ऑर्डर है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स का हो सकता है, पेंटीन की बॉटल भी होगी, वो सोप भी होगा, वो सर्फ भी होगा, ठीक है, वो वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें होंगी। तो ऑर्डर एंड प्रोडक्ट्स, तो इसका मेन्यू टू मेन्यू बना देते हैं, कंफर्टेबली बन जाएगा, बेफिक्र होके बना दो। ऑब्वियसली ऑर्डर एंड प्रोडक्ट लिख देते हैं मेरे ख्याल में, ठीक है, एंड लिखे टू लिखे, टू प्रोडक्ट। चलो ये तो बन गया। वन टू वन किसको बनाया यार? I think Login details- login details and customers. एक कस्टमर एक दफा लॉगिन होगा, कस्टमर की लॉगिन डिटेल वही होगी ना, चेंज नहीं होगी। सही है, मेक सेंस, गुड यार, नाइस। कस्टमर्स टू लॉगिन डिटेल, क्योंकि एक कस्टमर एक ही दफा लॉगिन करेगा। सो कस्टमर्स टू लॉगिन डिटेल्स विल बी वन टू वन। मेक सेंस पीपल? Easy peasy. So we have done Yes, sir. this many questions. One box should identify the relationship that cannot be directly implemented. बिल्कुल मैनी टू मैनी अलाउ नहीं होता, बुरी बात, ठीक है। वन टू वन हो सकता है, वन टू मैनी हो सकता है, मैनी टू मैनी नहीं हो सकता डेटाबेस के अंदर। Bobby wants to name his database shop orders. Right, अच्छा ये SQL आ गई। Another theory वाला question. A database is a data dictionary. 3 give items that are stored in a data dictionary. ये एक generic question है, इसका मतलब उसने किसी इसको डेटाबेस से रिलेट भी नहीं किया, और ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और ये आया करता है। तो मुझे ये बताएं कि डेटा डिक्शनरी क्या होती है डेटाबेस के अंदर। मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। देखो, डेटा डिक्शनरी जब आप डेटाबेस बना रहे होते हो ना, डेटाबेस बना रहे हैं, तो हमारे डेटाबेस के अंदर टेबल्स कौन कौन से होंगे, टेबल के नेम हो गए, टेबल के अंदर एट्रीब्यूट के नेम क्या होंगे, प्राइमरी की हम किसको बनाएंगे, फॉरेन की किसको बनाएंगे, ये सारी चीजें आपकी आ रही होती हैं डेटा डिक्शनरी के अंदर। लेकिन हम ट्राई करते हैं कि सब चीजों को थोड़ा थोड़ा लिख लें, यानी कि टेबल का नाम, एट्रीब्यूट के नेम यानी कि कॉलम के नेम्स, प्राइमरी फॉरेन कीज, FORIGN फॉरेन की। और क्या मैंने बताया था? एट्रीब्यूट्स जो होंगे उनकी डेटा टाइप्स क्या होंगी, जो बार चार करके हम लिखते थे। नंबर 4 डेटा टाइप्स। और मैंने क्या बताया था? कुछ और तो बताया होगा मैंने। अच्छा यार, एक चीज हम जब हम एक्सेस के अंदर, जब आईटी भी पढ़ा रहा होता मैं बच्चों को ए लेवल्स के, तो उसमें हम जब डेटाबेस बनाते हैं ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर, जब क्रिएट करता है, और ये तुम्हारे एसक्यूएल के अंदर भी है जिसके अंदर तुम वो नॉट नल वाला ऑप्शन लगाते हो, तो हम ये भी बताते हैं कि हमने वैलिडेशंस कौन कौन सी अप्लाई की हुई हैं। ये जो डेटा एंटर होगा वो किन रूल्स के अकॉर्डिंगली इनपुट हो रहा होगा। नंबर 6 relationships.
नंबर 7, नहीं भाई नंबर 7 दिमाग में नहीं आ रही। ठीक है, काफी है। तो हमें 3 नंबर के लिए बोला था, लेकिन हमने सारी चीजें लिख दी क्योंकि डेटा डिक्शनरी के अंदर ये चीजें होती हैं, हमें पता होना चाहिए। ऑलराइट, डेटा बेस के बाद एंड और नॉर्स और ये कहीं और से गलती से आ गया क्योंकि वो कंटिन्यूएशन के अंदर फील्ड एंटिटी एंड फॉरेन की, वेरी इंपॉर्टेंट। मई जून 21 पेपर 1-2। तो बेटा ये उसका पासवर्ड पे क्वेश्चन है। ये हम अभी, मुझे पता है मैं तुम्हें थोड़ा बोर कर रहा हूँ, बस हिम्मत करो मेरे साथ जरा मेहनत के साथ और इस क्वेश्चन को कर लो। बेटा फील्ड क्या होती है? फील्ड कॉलम होता है डेटाबेस के अंदर, ये एक एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, इट्स एन एट्रीब्यूट। मैं इसको यहीं पे लिख रहा हूँ, इसको वहां पे लिखे नहीं जा रहा, ये इतना आसान है। फील्ड का मतलब क्या होगा? एन एट्रीब्यूट in a database having a specific data type. Entity is a thing or a place or a person for whom the database is designed. ठीक है, तो ये वो चीज होती है कि जिसके लिए डेटाबेस डिजाइन फॉर होता है। फॉर एग्जाम्पल पर्सन, ठीक है, प्लेस, थिंग, थिंग कुछ भी हो सकती है। तो वेंसडे सीरीज के अंदर थिंग, यस। The field was an attribute in a database. मैं लिख देता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा, आई एम जस्ट लॉस्ट ट्रैक ऑफ माय पेन समवेयर। आ गया, ऑलराइट। Person, an attribute is a characteristic in a table having a specific data type. ये मैंने बहुत मुश्किल करके, ये मैं मान रहा हूँ मुश्किल करके बता दिया। Attribute is a column in a database, ठीक है। Attribute is a characteristic. For example, जब आप एक database बना रहे होते हैं स्टूडेंट, तो उसके अंदर हम फील्ड्स डिफाइन करते हैं कि यार स्टूडेंट टेबल के अंदर हम एक एट्रीब्यूट बनाएंगे, रोल नंबर, एक टेबल बनाएंगे, फर्स्ट नेम एक बनाएंगे, सेकंड नेम एक हम बनाएंगे, डेट ऑफ बर्थ। तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आप डिफाइन कर रहे होते हो उस टेबल के अंदर जब आप डेटाबेस बना रहे होते हो। ठीक है, फॉरेन की क्या होती है? अ की link to another table to create a relationship. ठीक है, किसी भी, इसको मैं गौर तरह से भी बता देता हूँ, किसी भी टेबल की प्राइमरी की अगर किसी दूसरे टेबल के अंदर पाई जाती है तो उसको हम कहते हैं ये फॉरेन की हो गई। सो इफ primary key of one table is present in another table will be known as a foreign key and it's used to create relationships. Roger? So अभी तक की आपको थ्योरी कैसी लगी डेटाबेस की? मुश्किल लगी, आसान लगी? Give honest reviews. इसको मार्क करो आप out of 10. So what do you think about the database theory? Is it like doable or is like well going to challenge you? It's good. It's doable, but it will be doable when you're going to do this. करोगे नहीं तो कैसे होगी? तो ये अब टाइम आ गया कि आप क्रंच करना शुरू करें, आप इसको स्याही के साथ भरना शुरू करें अपने पेन की पास पेपर की बुकलेट्स को, ब्लैक एंड व्हाइट करें। और आपसे मैं कुछ भी पूछूं इस पूरी बुकलेट के अंदर तो आप बोले हाँ सर ये तो किया हुआ है हमने, तो टक करके आंसर है। तो पास पेपर की प्रैक्टिस करोगे तो फिर जो उसके थोड़े और डिफरेंट वाले क्वेश्चंस होंगे आप उनको संभाल पाओगे।
तो जनाब मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ ताकि अगर किसी को कुछ और क्वेश्चन करना है तो वो मुझसे कर सकता है।